ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਦਿਸ ਐਪੀਸੋਡ ਆਫ ਦ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ੋ। ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਹੈਲਥ ਸੈਗਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਮਿਸਟਰ ਨਦੀਮ ਜ਼ਿਆ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੱਕ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਨੇ, ਸਰੀ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਲੰਟੀਅਰ ਵਰਕ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਦਾ ਕੰਮ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮੈਡੀਸਨ ਸ਼ਾਪ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਦਵਾਈ ਆਪਣੀ ਪਰਚੀ ਦਿੱਤੀ ਜਿਹੜੀ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਵਾਈ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ। ਲੇਕਿਨ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਦਾ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਵੇਰੀਡ ਰੋਲ ਇਹ ਪਲੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਕੋਲੋਂ ਕੀ ਕੁਝ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਦੀ ਕੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ हैं आज के इस प्रोग्राम में नदीम ज़िया। वेलकम टू प्रोग्राम जी। शुक्रिया, थैंक यू जी। सो नदीम साहब, हमें बताइए सबसे पहले तो BC में तकरीबन फार्मेसीज़ तो हर जगह पे खुली हुई हैं, कोई स्टेटिस्टिक्स हैं कि कितनी फार्मेसीज़ हैं और एज अ फार्मासिस्ट बेसिकली आपका रोल क्या होता है? बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। पूरे ब्रिटिश कोलंबिया में हमारे पास 1100 फार्मेसीज़ हैं ऑल ओवर द BC, और उसमें तकरीबन कोई 4800 फार्मासिस्ट लगभग काम कर रहे हैं। ओके। और बाकी कोई 1000 के करीब होंगे हॉस्पिटल्स में। ठीक है। तो प्रीटी मच 4 to 5000 फार्मासिस्ट रिटेल फार्मेसी में हमारी कम्युनिटीज़ को सर्व कर रहे हैं। और आपने इनका रोल पूछा, तो मुझे अक्सर लगता है कि जब आप पेशेंट बाहर आकर प्रिस्क्रिप्शन देता है और हम उससे फिर बात करते हैं और वो चला जाता है, उसको नहीं मालूम कि हम इतनी देर 20 मिनट्स क्यों लगा रहे हैं। तो उसमें फार्मासिस्ट का जो रोल है वो बहुत सारी चीज़ें चेक करता है जी। तो कुछ तो कंप्यूटराइज चीज़ें हैं जो चेक हो जाती हैं, जैसे ड्रग इंट्रैक्शन है, एलर्जीज़ है। कुछ उसको ख़ुद चेक करना पड़ता है कि भाई ये सही पेशेंट की सही दवाई है जी, सही डोज है, सही वक्त पे दी जा रही है, और बाकी दवाइयों से इसका जो ताल्लुक़ है वो कैसा है जी। बहुत कॉमनली होता है कि हमारे पेशेंट जो हैं वो पहले एक डॉक्टर से मिलते हैं, वहाँ से प्रिस्क्रिप्शन ले लेते हैं, फिर उन्होंने रेफ़र किया या किसी और को बाद में दिखाया तो एक और दवाई मिल गई। तो उन सबको फार्मासिस्ट की जॉब है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मेक श्योर करे कि एक जैसी दवाइयाँ ना हो। ठीक है ना। और अगर कोई है तो उसको क्लियरिफाई करे, उसको मालूमात करे कि क्यों है, पेशेंट से पूछे पहले ये आपको मालूम है कोई बंद हुई है, कोई स्टार्ट हुई है, या डॉक्टर से कांटेक्ट करके मालूम करे। तो फार्मासिस्ट का जो रोल है वो आपको नज़र नहीं आता, मगर वो पीछे बहुत ज़्यादा चीज़ें चेक करते हैं। ओके। इससे पहले कि और आगे चलें, थोड़ा सा मैं फार्मासिस्ट के बारे में जानना चाहूँगा कि जो हमारे बच्चे ख़ास तौर के ऊपर और बच्चियाँ जो हैं वो इस तरफ आना चाहती हैं, क्या प्रोसीजर क्या होता है एज ए फार्मासिस्ट जिसने बनना है, कितनी देर का कोर्स होता है और क्या कुछ होता है, उसके बारे में अगर थोड़ा सा हमें बता दें आप। ज़रूर। तो ग्रेड 12 के बाद कनाडा में आपको यूनिवर्सिटीज़ जाना पड़ता है, और उसमें जैसे UBC में फार्मेसी कोर्स है और वो 5 ईयर का कोर्स है, और उसके बाद आप PharmD बनते हैं, डॉक्टर ऑफ फार्मेसी। जो प्रीवियस हमारा ट्रेडिशनल कोर्स था उसमें वो 4 साल का था, और उसमें आप बैचलर ऑफ फार्मासिस्ट बनते हैं। आज उस 4-5 साल में आप जो भी आप कोर्स ले रहे हैं पूरे कनाडा में, डिफरेंट यूनिवर्सिटी डिफरेंट ऑफर करती हैं। उसके बाद उस ड्यूरिंग उस कोर्स आपको वो बहुत सारे सब्जेक्ट्स कराते हैं और मेक श्योर करते हैं कि आपका जो फाइनली 5 ईयर के बाद आप ड्रग एक्सपर्ट बन जाएं, आपको दवाइयों के बारे में आपको महारत हो, और आप जो पूरा हेल्थ केयर सिस्टम में जो टीम है हमारी नर्सिस की, डॉक्टर की, अदर प्रैक्टिशनर में, उसमें आपका जो क्रूशियल रोल है आप उसको लीड कर सकें। ठीक है। ओके। सो 5 साल का ये कोर्स होता है आफ्टर 12th जी। और क्या एवरीबडी कैन गेट एडमिशन टू इट, क्या इसका भी कोई टेस्ट होता है? हाँ, इसमें इम्पॉर्टेंट है कि आपके एप्टीट्यूड है, आप जिसे इंटरेस्ट कितना है आपका, आपको कितने, क्योंकि इस जो भी हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं, जो भी प्रोफेशनल्स हैं, उसमें एक एप्टीट्यूड ज़रूर होना चाहिए कि भाई आपको कितना उसमें इंटरेस्ट है, आप उसमें कितना टाइम लगाना चाहते हैं, और आप इस लॉन्ग प्रोसेस, उसके साथ साथ कि आपके मार्क्स अच्छे हों साइंसेस में। तो आपको साइंसेस सब्जेक्ट्स अगर हैं आपके पास, बायोलॉजी, मैथ, फिज़िक्स और दूसरे साइंसिक सब्जेक्ट, वो आपके लिए मेन है, वो आपको हेल्प करते हैं मैथ के साथ साथ कि आपको फार्मेसी में एडमिशन में हेल्प हो। और इस टफ तो बहुत ज़्यादा स्टूडेंट अप्लाई करते हैं क्योंकि इज़ वेरी रिस्पेक्टेबल एंड वेरी ऑनर प्रोफेशन, और उसमें फिर कुछ को एडमिशन मिल जाता है, कुछ फिर दोबारा ट्राई करते हैं। तो
It's tough but it's possible. ओके 1987 से आप एज अ फार्मासिस्ट काम कर रहे हैं, पाकिस्तान में भी, यहाँ पे भी आके आपने काम शुरू किया. इट्स आपको कैसा लगता है ये करियर जो है, आप क्या रिकमेंड करेंगे जिसने इस फील्ड में आना है बच्चे ने? उसमें जैसे आपने बात की कि हार्ड वर्क तो है, एडमिशन तो मिल गई, बट व्हाट काइंड ऑफ एप्टीट्यूड शुड बी देयर? आम तौर के ऊपर आज के ज़माने में हम ये ज़रूर देखते हैं कि इज़ इट गोइंग टू बी अ वेल पेइंग जॉब आल्सो, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आपका एप्टीट्यूड क्या उसके साथ मैच करता है कि नहीं? सो ब्रीफली उसके बारे में बताइए. बिल्कुल, मैं हर किसी को सजेस्ट करूंगा कि जब भी कोई प्रोफेशनल पिक करे तो सबसे पहले अपना इंटरेस्ट देखें. राइट. अगर आपका इंटरेस्ट रियली हेल्थ केयर में है, फॉर एग्जांपल कि आप अपने फैमिलीज़ के हेल्प करते हैं, आपका इंटेंशन है कि जब जो भी हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज होते हैं आपके जी. अराउंड, आप उसको सीरियसली फील करते हैं, उसमें इन्वॉल्व होते हैं, और आप बहुत केयरिंग है. पर्सनल केयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. जी. अगर आपका एटीट्यूड नहीं है कि आप पर्सनल हेल्थ केयर के टॉपिक से इंटरेस्ट है, तो बहुत चैलेंजिंग हो जाएगा. Right. इवन कि आपको एडमिशन मिल भी गया या आप कोशिश भी कर रहे हैं, मगर अगर आपका वो नहीं है, उसकी सेकंड मेन वजह ये है कि ये यहाँ तक नहीं है कि आपने कोर्स कर लिया यूनिवर्सिटी से 5 साल का या 4 साल का और उसके बाद आप डन हो गए. Right. ऐसा नहीं होता, क्योंकि प्रोफेशन में, और ख़ासतौर पे हेल्थ केयर प्रोफेशन में और फार्मेसी में, आपको लाइफ टाइम लर्निंग है. राइट. तो क्या आप उस चैलेंज को अडॉप्ट कर सकते हैं कि आप लाइफ टाइम लर्निंग है? ठीक. रहा ये कि इसमें अच्छा जॉब्स होंगी या इसमें टफ है, वो सब मेरे हिसाब से सेकेंडरी है, क्योंकि हर प्रोफेशन में आपको इवेंचुअली जॉब्स मिल जाती हैं. राइट. मगर अगर आपका वो पैशन नहीं है, उसमें आप केयरिंग नहीं है, तो वो फिर आपके लिए हार्ड हो जाएगा. एब्सोल्युटली. वो हर एक फील्ड में वही बात है कि पैशन हैज़ टू बी देयर. अच्छा नदीम साहब, ये बताइए कि जैसे आपने कहा कि आप रिव्यू करते हैं प्रिस्क्रिप्शंस, आप रिव्यू करते हैं मेडिकेशन, उसके बाद जब आप दवाई देते हैं, प्रिस्क्रिप्शन देते हैं कस्टमर को, तो आप पेशेंट को एक्सप्लेन भी करते हैं. उस समय क्या क्या चीज़ें जो हैं आप एक्सप्लेन करते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है. तो सबसे पहले तो रूटीन ये होता है कि मैं छोटा सा एग्जांपल दे दूं कि जो भी पेशेंट अपना प्रिस्क्रिप्शन लेके फार्मेसी में आते हैं, वहाँ पे टेक्नीशियन या फार्मासिस्ट आपका प्रिस्क्रिप्शन ले लेते हैं जी. और वहीं पे आपकी बेसिक इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं कि आप ये राइट इन्फॉर्मेशन है, उस पर पेशेंट का नाम, डेट ऑफ बर्थ, केयर कार्ड नंबर वगैरह. Right. उसके बाद फार्मासिस्ट जो है उसको वो कंप्यूटर में प्रोसेस करते हैं. जी. बीसी में एक और हमारे पास अच्छी बात है कि हमारे पास फार्म नेट है. ओके. फार्मानेट डेटाबेस है, जो जितने भी प्रिस्क्रिप्शन बीसी में फिल होते हैं ब्रिटिश कोलंबिया में, वो सब उसमें जाके वहाँ से वो ड्रग इंटरेक्शन ओके. और आपका हम लिस्ट देख लेते हैं कि आपने किसी भी फार्मेसी से कोई भी दवाई फिल की हो ओके. विद इन 14 मंथ्स प्रीवियसली, हम उस रिकॉर्ड को टैली कर लेते हैं. ओके. वंडरफुल. तो उससे क्या होता है कि हमें पता होता है कि भाई आप फॉर एग्जांपल पहले आपको एलर्जीज थी, वहाँ डेटाबेस पड़ा हुआ है, आप भूल गए 2-3 साल में, मगर दोबारा आपको एंटीबायोटिक मिली और वो एकदम अलर्ट कर देता है फार्मासिस्ट को कि भाई ये दूसरा में डेटाबेस से फ़ायदा ये होता है कि जो भी आपकी चीज़ें, दवाइयाँ सेम है या डुप्लीकेशन है, उसको हम रिव्यू चेक कर लेते हैं. या फिर अगर आपकी डोज चेंज हुई है जी. तो हमें पता चल जाता है राइट अवे कि भाई आपको पहले तो 10 मिलीग्राम की थी, अब ये 5 हो गई है या 15 हो गई है. पहले आप दिन में 1 दफ़ा ले रहे थे, अभी 2 दफ़ा. तो ये सारी जो डिफरेंस होते हैं, जो आपका पहले आप क्या दवाइयाँ आपकी चल रही थी, उनकी डोजेस क्या थी, उनका दिन में कितनी दफ़ा ले रहे थे, और जो नया प्रिस्क्रिप्शन आया उससे हम टैली करते हैं. राइट. कि ओके. कोई भी अगर डिफरेंस होगा फिर हम आपसे कंफर्म करते हैं पेशेंट से ठीक. कि भाई ये आपका चेंज हुआ है, आपको मालूम है. अगर नहीं मालूम है तो ये क्वेश्चन है, हमें उसको क्लियर आउट करना पड़ता है डॉक्टर से फ़ोन करके या पेशेंट से. जब ये सारा रिव्यू हो गया और हमने फिर फाइनली दवाई भी चेक कर ली कि भाई जो डॉक्टर ने लिखा है उस हिसाब से दवाई का नाम, उसके डोजेज फॉर्म, टैबलेट, कैप्सूल, लिक्विड जो इंजेक्शन है जी. और उसका कितनी दफ़ा देना है, क्वांटिटीज़, सब प्राइसिंग वगैरह सब करके वो हम रिकॉर्ड फार्मेसी में सालों रखते हैं. ओके. ताकि आपके पास वो रिकॉर्ड जो है बना रहे, और उसके बाद अगर ज़रूरत पड़े तो आप उसके बाद उसको किसी के साथ रिकमेंडेशन देनी है या इंटरेक्शन करनी है वो कर सकें. लेते एक छोटी सी ब्रेक नदीम साहब, वापस आके और आप क्या काउंसलिंग करते हैं जब आप दवाइयाँ देते हैं, और ख़ास तौर के ऊपर जब एक पेशेंट आता है और उसके क्या क्या आपसे वो पूछ सकता है उसके पास, क्योंकि यही नहीं कि सिर्फ दवाई ली, आपने बताया और चले गए, बहुत सारे कुछ सवाल होते हैं मन में. क्या वो आप फार्मासिस्ट से पूछे जा सकते हैं? इसके बारे में चर्चा करते हैं इस छोटी सी ब्रेक के बाद. ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਦਰਦ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਹੁਣ ਫਿਕਰ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਰਫ 90 ਸਕਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦਰਦ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਮਾਰਕਸ ਫਾਰਮੇਸੀ ਦੇ ਐਲਨ ਗਲਾਸਰ, ਜੋ CKNW ਤੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ 6 ਵਜੇ ਸਿਹਤ ਸੰਬੰਧੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮਿਲੋ ਤੇ ਆਪ ਪੁੱਛੋ ਕਿਵੇਂ ਦਰਦ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ. ਇਸ ਐਡ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿਓ ਤੇ ਮੁਫਤ ਕੰਸਲਟੇਸ਼ਨ ਲਓ. ਯੂਨਿਟ 101 8035 120 ਸਟਰੀਟ ਡੈਲਟਾ,
कॉल 604 596 1774। ਬੈਟਰ ਹੈਲਥ ਸੈਗਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਦੀਮ ਜ਼ਿਆ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕੀ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਦੇ ਰੋਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਕਸਟਮਰ ਜੋ ਹੈ ਉਸ ਕੋਲ ਕੀ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਕੀ ਕੁਝ ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜੋ ਹੈ ਜੇਕਰ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸਮਾਂ ਤਾਂ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਸਲਾਹ ਕਰ सकता है तो वो ले सकता है। आओ कुछ और जानकारी ले लें। जी नदीम साहब, सो ब्रेक से पहले जो आप बात कर रहे थे कि आप ये सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, एज ए काउंसलर भी आप काम जो करते हैं उसमें क्या क्या आप केटर कर सकते हैं? बिल्कुल। तो जब आपने मेडिकेशन तैयार कर ली, पेशेंट आया, उसको काउंसलिंग के जो स्टेप्स हैं उसमें सबसे पहले तो हमें आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि ये राइट पेशेंट है जिसको मैं दवाई दे रहा हूँ जी, ठीक है। और फिर उसके बाद उसको बताना होता है कि भाई आपकी जो दवाई है क्या आपको मालूम है कि ये रिफ़िल है आपकी, कंटिन्यूस है या कोई नई दवाई है। रिफ़िल है तो पेशेंट को ज़्यादातर चीज़ें मालूम होती हैं, तो उसको मेक श्योर करना कि वो प्रॉपरली कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल ब्लड प्रेशर में कि भाई आपका रिफ़िल चल रही है, आपका ब्लड प्रेशर कैसा है, और आपका चेक करते हैं तो उसके बारे में अगर कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो जी। और अगर नई दवाई है तो फिर उसके बारे में सब कुछ बताना होता है। फॉर एग्जांपल किसी को अगर नई एंटीबायोटिक शुरू हुई हो तो उसके बारे में कि भाई ये आपकी नई एंटीबायोटिक है, उस वक्त फिर हम दोबारा पूछ लेते हैं कि एलर्जीज तो नहीं है आपको कोई, ठीक है। और फिर उसके बारे में कि भाई इस दवाई से आपको क्या फ़ायदा होगा, ये दवाई किस लिए दी जा रही है जी जनरली, और उसके बाद आपको इससे कब बेनिफिट नज़र आएगा, ठीक है, कि 2 दिन में 3 दिन में कब आपको बेहतर लगेगा, और इसको कब कितने दिन तक देना है जी, कहाँ स्टोर करना है, कितनी अमाउंट में देना है। ख़ास तौर पे इम्पॉर्टेंट होता है अगर कोई बच्चे की मेडिकेशन है लिक्विड तो पेरेंट्स को बताना कि भाई इसको किस तरह मेजर करना है, एक टीस्पून, ये कप, और किस तरह देना है। राइट। बहुत ही ट्रिकी होता है। आमतौर पे अगर कोई आई ड्रॉप या ईयर ड्रॉप है तो उसकी टेक्निक क्या है आप समझ रहे हैं। राइट। अब वो बात डिफरेंट हो गई, दवाई वो भी है तो वहाँ पूरा एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि आप अपना खुद कैसे डालें आई ड्रॉप, ठीक, बच्चों को कैसे डालें आई और ईयर ड्रॉप, उसकी टेक्निक्स हैं। इसी तरह अगर वो दवाई कोई इंसुलिन्स हैं या दूसरी दवाइयाँ हैं, कोई पैचेस हैं, कोई पफर हैं, एज़मा में जैसे अस्थमा में जो हम पफर यूज़ करते हैं उसकी फिर टेक्निक डिफरेंट है। राइट। सो हर एक चीज़ को फिर एक्सप्लेन करना पड़ता है, पूरी डिटेल एक्सप्लेन करके। राइट। और फिर उससे पूछा, और उसमें ये भी मेक श्योर कि भी इसकी समझ में आ रहा है, ठीक है। और फिर उससे ये भी बताना कि भाई अगर आपको दोबारा पूछना हो तो आप आ सकते हैं, हमसे बता लें, और आपकी रिफ़िल कब है, और फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि इसको सेफली कहाँ रखना है। Absolutely. हर घर में बच्चे होते हैं, हमारे पास पैट्स होते हैं, तो उस दवाई को कहाँ सेफली रखना है। राइट। या अगर उसको फ्रिज में रखना है या कौन सा टेम्परेचर उसके लिए अप्रोप्रिएट है। ठीक है जी। अब ये तो हो गया, आपने तो सारा अपना काम कर लिया। अब जब एक पेशेंट है वो क्या क्या आपसे पूछ सकता है उसके बारे में थोड़ा सा हमें बताइए कि क्या उनके पास उनको बेनिफिट जिससे मिल सकता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो पेशेंट को बहुत ज़रूरी है, मैंने अक्सर देखा अपनी कम्युनिटी प्रैक्टिस में कि पेशेंट जो है वो ज़्यादातर पूछते नहीं है, बस जी जी करके एक बात पूछ ली, बल्कि उनको हमें अच्छा लगता है कि अगर हमसे पूछें। राइट। तो फॉर एग्जांपल मैं काउंसलिंग कर रहा हूँ, उसके बाद वो पूछें अच्छा मुझे ये 1 गोली रोज़ाना खानी है तो मैं सुबह खा लूँगा, तो एक कमिटमेंट लगता है और मालूम होता है कि आपने इसको अंडरस्टैंड किया है। ठीक है। सेकेंड कि जब भी अगर आप कन्फ्यूजन है, आप ओवर द काउंटर कोई भी दवाई ले रहे हैं जो प्रिस्क्रिप्शन नहीं है, या आप कोई भी आपने दवाई चल रही है और आपको कोई नया साइड इफेक्ट लग रहा है, तो सबसे पहले आप चाहे डॉक्टर या फार्मासिस्ट से कांटेक्ट करें। फार्मासिस्ट आपके पास इजीली अवेलेबल होते हैं, तो आप वो आके वो पूछ सकते हैं कि भाई ये मेरी दवाई थी, मुझे कुछ ऐसा हो रहा है, ये इससे कुछ रिलेटेड है कि नहीं है। राइट। या मुझे अब कोल्ड हो गया तो मैं उसके लिए या कफ के लिए क्या मेडिकेशन लूँ, और उससे ज़रूर पूछना चाहिए पेशेंट को कि ये दवाई मेरी किस लिए है और मुझे कब फ़ायदा होगा और मैं कब तक लेता रहूँ। अक्सर नहीं पता होता आपको कि भाई ये इसका पूरा ट्रीटमेंट लेना है, राइट, या ये इसको इतने दिन खाना है। जैसे हस्बे ज़रूरत दवाइयाँ जो हैं उसको आप कम, जब ज़रूरत हो तब लें, जो कंप्लीट कोर्स है उसको कोर्स पूरा करें। और कभी भी आपको लगे कि भाई इस दवाई के खाने से मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है, कुछ साइड इफ़ेक्ट लग रहे हैं, तो फ़ौरन क्लियरिफाई कर लें। ये बहुत बुरी बात है और मुश्किल है आपके लिए, बेहतर नहीं है कि आपने खुद ही दवाई बंद कर दी, राइट, और ना आपने किसी से पूछा, ना डॉक्टर से कंफर्म किया, राइट, वो फिर आपके लिए जो उसका पूरा फ़ायदा था वो तो होगा नहीं। साइड इफेक्ट आम तौर के ऊपर बिल्कुल आपने सही कहा कि हफ्ते की अगर एंटीबायोटिक्स मिली है तो 3 दिन के बाद अगर हम अपने आप को सही महसूस कर रहे हैं तो हम बंद कर देते हैं बिना किसी से कंसल्टेशन किए हुए या बिना पूछे हुए। तो डेफिनेटली जैसे आपने कहा कि ये एक स्टेप जो है हमारे में और अवेयरनेस होनी चाहिए और हम और पता करें और कौन से सवाल जो हैं वो पूछे जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर वो ये भी पूछ सकते हैं कि भाई जैसे कि आफ्टर आवर अगर आप फार्मेसी बंद है तो मैं क्या करूं। राइट। तो ब्रिटिश कोलंबिया में एक बहुत अच्छी बात है कि आफ्टर आवर अगर फार्मेसी सारी बंद हैं तो
एक नंबर है जहाँ इस पे डायल कर सकते हैं 811। ओके। तो 81 नंबर है जिस पे आपको वहाँ जो भी नर्सेज हैं वो आपको ट्रियाज करती हैं, आपसे बेसिक क्वेश्चन पूछती हैं जी। और फिर आपको वो गाइड कर सकती हैं, रेफर कर सकती हैं कि आपको बास फार्मेसी में 24 आवर फार्मासिस्ट काम कर रहे हैं ओके। या 811 से वो आपको फार्मेसी में कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है। तो ये पूरे बीसी में कहीं से भी आप कॉल करें, दिन हो, रात हो, वेकेशन हो, क्रिसमस हो, वो एक अच्छा नंबर है आपके पास। ठीक है। इसी तरह जैसे फार्मा केयर है, अगर आपके प्रॉब्लम हो रही है कि जी ये मेरा प्रिस्क्रिप्शन है मगर ये मुझे आप चार्ज क्यों कर रहे हैं, तो आप फार्मेसी से पूछ सकते हैं कि वो उसको बताए डिटेल के बेस में जो अमाउंट है इसमें किस किस तरह है, ठीक। कौन सा फार्मा केयर कवर कर रहा है या नहीं कर रहा, या कोई और ऑप्शन है अगर आपके लिए कॉस्ट इंपॉर्टेंट है राइट। और आपको पे करना पड़ रही है तो वो आप उससे ज़रूर डिस्कस करें। ठीक। और वो प्रिस्क्रिप्शन लेने से पहले डिस्कस कर लें जो कॉस्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन है, ठीक है। क्योंकि आपने एक दफ़ा ले ली तो फिर वो दवाई वापस नहीं होती। राइट। और अगर आपको महंगी लग रही है और लेना भी है तो आप कुछ दिनों का पहले रिफिल ले लें। तो फार्मासिस्ट के पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, राइट। आपको डिफरेंट ऑप्शंस वो ऑफर करेंगे, ठीक। तो आपकी कॉस्ट सेफ हो जाएगी। बहुत खूब जी, एक और ब्रेक लेते हैं जी, वापस आते हैं और जानकारी लेंगे कि और क्या क्या रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, और ख़ास तौर के ऊपर जब बहुत सारे लोग जो अल्कोहल भी कंज्यूम करते हैं दवाइयों के साथ, उस समय क्योंकि डॉक्टर के पास जब हम जाते हैं समय बड़ा निश्चित होता है, मन में बहुत सारे सवाल होते हैं लेकिन हम पूछते नहीं, पर क्या ये सारी चीज़ें आपसे कंसल्ट की जा सकती है, यानी कि फार्मासिस्ट से? इसके बारे में चर्चा करते हैं इस छोटी सी ब्रेक के बाद। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਦਰਦ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਹੁਣ ਫਿਕਰ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਰਫ 90 ਸਕਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦਰਦ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮਾਰਕਸ ਫਾਰਮੇਸੀ ਦੇ ਐਲਨ ਗਲਾਸਰ ਜੋ CKNW ਤੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ 6 ਵਜੇ ਸਿਹਤ ਸੰਬੰਧੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮਿਲੋ ਤੇ ਆਪ ਪੁੱਛੋ ਕਿਵੇਂ ਦਰਦ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਐਡ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿਓ ਤੇ ਮੁਫਤ ਕੰਸਲਟੇਸ਼ਨ ਲਓ। ਯੂਨਿਟ 101 8035 120 ਸਟਰੀਟ ਡੈਲਟਾ, ਕਾਲ 604 596 1774। ਸੋ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ। ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ ਨਦੀਮ ਜ਼ਿਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੱਕ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਨੇ, ਤੇ ਬੈਟਰ ਹੈਲਥ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੋ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਦੇ ਰੋਲ ਨੇ ਉਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਕਸਟਮਰ ਜੋ ਹੈ ਇੱਕ ਫਾਰਮੇਸੀ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਉਸ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੀ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ ਇੱਕ ਕਸਟਮਰ ਕੋਲ, ਜਾਂ ਕੀ ਕੁਝ ਉਹ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਐਡਵਾइस कर सकता है, और इस बारे और जानकारी लेने हैं। जी नदीम साहब, से ब्रेक से पहले मैं पूछा था कि जो अल्कोहल कंज्यूम करते हैं और मेडिकेशन की जब बात चलती है, अब आप कई बार कहते हैं जी कि दवाई जो है वो आपने खाने से पहले खानी है या बाद में खानी है, या 4 बारी आपने लेनी है, क्या इज़ इट इक्वल टू कि भाई 6 घंटे के बाद ले लें, या हमने शराब अगर पीते हैं क्या इसका कोई साइड इफ़ेक्ट तो नहीं होगा अगर हम लेते हैं? तो ये सारी चीज़ें डिस्कस की जा सकती हैं आपसे? एग्जैक्टली। आप मेडिकेशन जब भी आप लेते हैं उसके साथ हमेशा बाकी जो चीज़ें ले रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है जी। फॉर एग्जांपल अल्कोहल, आपने शराब की बात की, फॉर एग्जांपल आपको ब्लड प्रेशर है और आप सोडियम लिए जा रहे हैं, सॉल्ट नमक लिए जा रहे हैं, वो भी तो फार्मेसी की दवाइयों के साथ साथ और बहुत सी चीज़ें हैं जो हर एक बीमारी और हर एक डिजीज़ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अल्कोहल की बात की आपने, तो कुछ दवाइयों के साथ अल्कोहल तो बिल्कुल ही मना है, ठीक है, तो वो फार्मासिस्ट आपको हमेशा बताते हैं और लेबल लिख के भी लगा देते हैं कि भाई ये दवाई अल्कोहल के साथ नहीं लेनी। राइट। और अगर आप ये दवाई ले रहे हैं, एक एंटीबायोटिक है, तो और बहुत सी हो सकती है कि आप उस अरसे में बिल्कुल ही अल्कोहल नहीं पियेंगे, कोई शराब नहीं पियेंगे। राइट। और उसके अलावा भी जनरल हेल्थ के लिए फार्मासिस्ट एक अच्छा रिसोर्स है, वो आपको बता सकता है कि फॉर एग्जांपल कि आपको अल्कोहल की लिमिट कितनी करनी है, और अगर आप बहुत ज़्यादा कर रहे हैं तो उसके लिए क्या ऑप्शंस हैं, तो उसके में आपको और बहुत से रिसोर्सेज हैं। Right. अल्कोहल की एग्जांपल है कि हम जनरली कहते हैं कि शराब जो है जी। तो अगर आप वो दो लेते हैं ड्रिंक्स तो फाइन, मगर जो 2 ड्रिंक हैं अगर आप पी रहे हैं शराब, तो वो 2 ड्रिंक हर में डिफरेंट हो सकते हैं, बियर में डिफरेंट हैं, वाइन में डिफरेंट हैं, स्पिरिट में डिफरेंट हैं, तो आप भी फार्मेसी से पूछ सकते हैं कि जी मैं ये वाला शराब ले रहा हूँ, मैं ये वाले अल्कोहल ले रहा हूँ, तो इसके हिसाब से मेरी लिमिट कितनी होगी, तो वो फार्मेसिस्ट आपको डेफिनेटली देख के बता सकते हैं। राइट। अच्छा, फार्मा केयर और जो हम कहते हैं ये क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए कि ये जब हम जाते हैं मेडिसिन लेने के लिए, कई बार आपको पे करना पड़ता है उन चीज़ों में, कई बार वो आपके इंश्योरेंस के अंदर भी कवर वगैरह होता है, तो इसका क्या प्रोसीजर है BC के अंदर? बहुत सा क्वेश्चन है। तो फार्मा केयर को समझने के लिए बिल्कुल इस तरह है कि जैसे गवर्नमेंट ऑफ कनाडा ने BC में हमारे लिए एक इंश्योरेंस रखी हुई है प्रिस्क्रिप्शन के लिए। जी।
हमारे पास डॉक्टर फ्री है, लैब भी फ्री है, तो जितने भी प्रिस्क्रिप्शन उसकी एक इंश्योरेंस है। Right. वो जो इंश्योरेंस है उसको हम कहते हैं फार्मा केयर जी कवरेज फॉर प्रिस्क्रिप्शन। ओके तो सबसे पहले तो हर ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि हर उस पेशेंट के पास जिसके पास केयर कार्ड है वो मेक श्योर करे कि वो फेयर फार्मा केयर से रजिस्टर है। ठीक है अक्सर होता है कि हमारे पास केयर कार्ड है, हम मेडिसिन ले रहे जी। हैं, मगर हम फेयर फार्मा केयर से रजिस्टर्ड नहीं है। ओके तो वो एक हर एक कस्टमर को हर एक करना कस्टमर को पड़ेगा। होना पड़ता है, खुद Okay. करना पड़ता है, और वो ऑनलाइन भी कर सकते हैं। जी और और अगर वो नहीं करेंगे तो उनका बेनिफिट स्टार्ट ही नहीं होता। ओके जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं फेयर फार्मा केयर से, फार्मा केयर उनका ऑलरेडी बेनिफिट पे करता है। ठीक है जी ये तो नंबर 1 हो गया। जो Right. बहुत से नए हमारे इमिग्रेंट हैं उनको ये बात नहीं मालूम होती Right. कि भाई हमें फेयर Register फार्मा करना केयर से पड़ेगा। रजिस्टर करना पड़ता है केयर कार्ड के अलावा भी। ठीक है नंबर 2, जब भी आपके पास कोई दवाइयाँ होती हैं प्रिस्क्रिप्शन फिल, तो उसमें से वो चीज़ें कवर होती हैं सिर्फ जो फार्मा केयर की लिस्ट में है। ओके अगर कोई दूसरी दवाई है जो फार्मा केयर की लिस्ट पे नहीं है जी। वो कवर नहीं होती। ठीक है जी तो इसीलिए वो कहते हैं, फार्मासिस्ट कहता है जी ये कवर नहीं है, ये फार्मा केयर पे नहीं कर रहा, तो आप पे करें। राइट तो उसके बाद 2 ऑप्शंस हैं, या तो अगर मजबूरी है आपको सिर्फ वही दवा लेना है, डॉक्टर कह रहा है जी मैं सिर्फ यही दूंगा, तो वो आपको पे करना पड़ेगा। ठीक या फिर अगर आप डॉक्टर से चाहते हैं कि उससे डिस्कस कर लें, वो हो सकता है कोई और चेंज अल्टरनेट कर दे अगर prescription। कर सकते हैं तो वो कर देंगे। ठीक है जी तो- इसके अलावा और कौन से रिसोर्सेज जो हैं जी वो आज अवेलेबल हैं जिसका बेनिफिट लिया जा सकता है? हाँ, तो फॉर एग्जांपल मैं टेलीफोन लाइंस की बात करूं तो सबसे पहले तो फार्मा केयर आपके लिए एक अच्छा है, और फार्मा केयर की अक्सर बातें वो बताते नहीं है फार्मासिस्ट को और फार्मेसी को, जी। तो पेशेंट को खुद बात करना पड़ती है उनसे। ठीक। तो उनका जो फार्मा केयर का नंबर है मैं आपको देता हूँ, जो पब्लिक के लिए 6046837151, ये उनका नंबर है। जी। आप उससे BC में फार्मा केयर से बात कर सकते हैं। सेकंड, ये बहुत ज़रूरी है कि अगर आप कभी भी कोई क्वेश्चन हो, तबीयत ख़राब हो, फार्मेसी बंद है, तो आप 811 अच्छा नंबर है, जिससे 811 से आप नर्स से बात कर सकते हैं। वो आपको सारा बेसिक असेसमेंट करके आपको आपकी तबीयत ख़राब है उसमें भी हेल्प कर सकते हैं, और फार्मासिस्ट से भी आफ्टर आवर में रात के 10-11 बजे के बाद कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है जी कुछ और नंबर हैं, फॉर एग्जांपल मैं देख रहा था कि अगर आपको कोई भी और सर्विसेज चाहिए हो तो BC में, अल्बर्टा में और ओंटारियो में और भी प्रोविंस में एक और नंबर है 211। अच्छा जी 211 जो है वो नंबर, वो बेसिकली आपको ये बताता है कि आपके पास कौन कौन सी सर्विसेज हैं। ठीक है स्पेशली मेंटल हेल्थ में अगर आपको कोई कंसर्न है, कोई इशू है, कोई सर्विसेज मालूम करना है, तो आप 211 डायल करेंगे 24 आवर। और ये सारी सर्विसेज मल्टी लैंग्वेज हैं। ठीक है इसमें ज़रूरी नहीं कि आपको इंग्लिश आती हो। आप जैसे जो वो नंबर है 811, वो 150 लैंग्वेज में आपको सर्विस देता है। अच्छा जी तो आपको जो भी आपकी लैंग्वेज है, ठीक है उसमें आपको benefit ज़बान मिलेगा। जी बात कर सकते हैं। ठीक है जी और भी कोई रिसोर्सेज हैं जिसका बेनिफिट लोग ले सकते हैं जी? जी बिल्कुल। तो उसके लिए अगर आप वेबसाइट पे जाएंगे, फार्मा केयर के वेबसाइट पे पूरे उन्होंने बताए हुए हैं कि फॉर्म किस तरह देना है। जी। इसी तरह अगर कॉलेज ऑफ फार्मेसी है उसके वेबसाइट पे भी कुछ रिसोर्सेज हैं जी। और वो हेल्प करते हैं। कोई इमरजेंसी या क्राइसिस लाइन भी चलती हैं जी? देयर इज ए क्राइसिस लाइन, उसका जैसे नंबर है, अगर आपको नहीं मालूम क्या करना है और कोई क्राइसिस लाइन है अदर देन 911, जी। तो आप क्राइसिस लाइन में एक फ़ोन कर सकते हैं 604-872-3311। ओके तो ये आपको जो भी क्राइसिस है नहीं समझ में आ रहा है कि भाई हेल्थ के हवाले से क्या करना है, Right. तो ये अच्छा नंबर है 604-872-3311। ठीक है जी अब ये सारी चीज़ें जो हैं जी बहुत सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं पर हम कई बार उसका इस्तेमाल नहीं करते। आज क्योंकि मल्टी कल्चरल ये देश है, मैं पंजाबी बोल रहा हूँ, आप उर्दू बोल रहे हैं, कोई और लैंग्वेज बोल रहा है। सो जैसे आपने कहा कि क्या वर्चुअली सपोज़ मेरे को इंग्लिश नहीं आती तो मैं फ़ोन करता हूँ, ख़ास तौर के ऊपर हमारे बुज़ुर्ग जो हैं, तो वो वहाँ पे अगर आगे से उनको इंग्लिश में जवाब आता है तो वो पंजाबी उर्दू बोल देते, तो क्या वो ट्रांसफ़र कर देते हैं उनको जहाँ पे उनको ज़रूरत है? एग्जैक्टली होता क्या है कि जब भी आप किसी को कॉल करते हैं, अगर वो बल्कि कॉल से पहले वो ऑप्शन भी पूछ लेते हैं बाद सर्विसेज में कि आप मल्टी लैंग्वेज है या फ्रेंच या इंग्लिश प्रेफर कर रहे हैं। Right. इसी तरह 811 में जैसे आप कॉल करेंगे और आप उससे कह दें राइट अवे कि भी मुझे पंजाबी स्पीकिंग चाहिए, हिंदी उर्दू मुझे बात करना है, Right. तो वो आपको फ़ौरन कनेक्ट कर देंगे। ठीक है डे टाइम में मोस्टली 9 to 5 ईजी होता है, लेट आवर में हो सकता है चैलेंजिंग हो, मगर पॉसिबल है। ठीक है जी तो 811 तो एग्जैक्टली 150 प्लस लैंग्वेज में सर्व करता है, Right. नॉट ओनली जनरल पंजाबी, Wonderful. हिंदी और उर्दू। नदीम साहब, इट वाज अ वेरी इन्फॉर्मेटिव सेशन। आपने बहुत मेहनत करके जो हमें ये इन्फॉर्मेशन दी है, आस करते हैं कि हमारे दर्शक ज़रूर बेनिफिट लेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम।